अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। नेपाल में बायोडायवर्सिटी के नाम पर 19 मिलियन डॉलर जा रहे थे। ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल जाएगी खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। ईरान से बातचीत आगे देखिए, 24 घंटे में बमबारी, पहली फ्लोर ब्रेकिंग ईरान और हूथी के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी देख करिए। डियागो गार्सिया पहुंचा C5 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट। C5 एयरक्राफ्ट में B-2 बॉम्बर्स के लिए गोला बारूद। जापान साउथ कोरिया की ओर लौटने देंगे C5 एयरक्राफ्ट। आइएगा मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती से टेंशन में ईरान देख करिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा, वार्ता से पहले सैन्य तैनाती कूटनीतिक प्रस्ताव के विरोध है। अमेरिका की सैन्य तैनाती शांति के विरोध है। विचार से उनका तरीका है प्रेशर डालने का, और जो उनका प्रतिद्वंदी है उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने का, और उसको ऐसे डराने का, धमकाने का जो आप हमारी बात मानिए, नहीं तो आपके ऊपर ये सभी कुछ होने वाला है, हमला होने वाला है। देखिए दो चीजें मैं इसमें कहूंगा निशान। लग रहा है कितने किलोमीटर में बसा हुआ ये शहर है जहां मिसाइलें सजी हुई हैं, इस इंतजार में कि आओ तो सही निपट ही लेते हैं आपसे। इस झांकी के बाद में ट्रंप से पूछा गया कि हाँ भाई साहब, क्या ख्याल है आपका, लगता है आपको कि आप इनके साथ युद्ध की स्थिति में हो? तो ट्रंप बोले हाँ, मुझे दिखा कि उनके पास में बढ़िया मिसाइलें हैं और उन्होंने ड्रोन्स भी बढ़िया बना ही लिए हैं, क्योंकि इनके पास तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। अच्छा, ये बात सही है कि अमेरिका के पास में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको और किस चीज से टेंशन लेनी। अमेरिका को असली डर इस बात का है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ और ये इजराइल पर फेंक दिया तो क्या होगा। मतलब टेंशन अलग तरीके की है जो खुल। जमीन के 50 से 60 फीट नीचे जलेगा ईरान का एटमी तहखाना। ये तबाही जब शुरू होगी तो उसके बाद नंबर देशों की बर्बादी का लगेगा। अमेरिका ने एक बार फिर एक देश को बर्बाद कर डालने का इरादा जाहिर कर दिया है। ये देश है ईरान, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का चैलेंज दे दिया है। ट्रंप ने समझौते की चिट्ठी भेजी, खमैनी ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। ट्रंप ने न्यूक्लियर डील का ऑफर भेजा, उसे खमैनी ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने हूथी को फोड़ा तो ईरान ने युद्ध के लिए ललकारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल 2025 जुमा का दिन है और सुबह का वक्त आज मैं थोड़ा लेट हो गया। आज की पहली वीडियो है, 9:15 बज रहे हैं। सुबह के 9:15 बज रहे हैं, आज मैं लेट हो गया। मेरे दोस्तों,
जिस दिन का इंतज़ार मैं कर रहा था बड़ी बेताबी से कि हिंदुस्तान में कुत्ते भौंकेंगे, जो कि पिछली वीडियो में मैं बयान कर चुका हूँ। आप आप वीडियो नंबर 303 में देख सकते हो। वीडियो नंबर 303 आज से एक हफ्ता पहले अपलोड हो चुकी थी यूट्यूब पर, और वीडियो नंबर 303 आज फेसबुक पर भी मौजूद है। वीडियो नंबर 303 देखोगे तो समझ जाओगे। मैं जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने बैठता हूं तो सबसे पहले तारीख बता देता हूं कि आज तारीख क्या है, दिन कौन सा है और टाइम कितना हुआ है। जैसा कि आज 25 अप्रैल है और 2025 और तकरीबन 9:15 बजे हुए हैं। जुमा का दिन है, सुबह का वक्त। और मैं बहुत पहले से, कई साल से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले वीडियो तो अभी बनाना शुरू किया मैंने, तभी एक साल हुए हैं। 2016 में मैंने एक लेटर हिंदुस्तान के मुंबई शहर में कमिश्नर पुलिस ऑफिस में दिया था। भारत के कानून को, भारत के संविधान को, भारत के रक्षक को, भारत के हुक्मरानों को, कि वो आने वाले समय में भारत के साथ क्या होने वाला है, भारत कैसे इस्तेमाल होने वाला है, उसके बारे में मैंने उन्हें आगाह किया था। एक लेटर लिखकर मैं खुद जाकर अपॉइंटमेंट लेकर मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, जिसे मुंबई पुलिस कंट्रोल ऑफिस कहते हैं, मुंबई पुलिस कंट्रोल ऑफिस, जिसको कमिश्नर ऑफिस भी कहते हैं, जो वीटी स्टेशन क्राफर्ड मार्केट के बीच में है। वीटी स्टेशन रेलवे स्टेशन और क्राफर्ड मार्केट के बीच में है। और उसी कमिश्नर ऑफिस के पीछे एसबीआई सीआईडी ब्रांच की ऑफिस है। पहले माले पे सीआईडी ब्रांच का है एम डिपार्टमेंट, एम डिपार्टमेंट तो उनका है। तो जब मैंने लेटर दिया था कमिश्नर ऑफिस में, मुंबई कंट्रोल पुलिस ऑफिस में, तो 2 महीना बाद तकरीबन 22 जुलाई 2016 को 21 जुलाई 2016 को उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप जो लेटर दिया था उसके बारे में कुछ बातचीत करना है, आप आ सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आ सकते तो आज ही आ जाओ। मैंने कहा आज तो शाम हो गई, अभी कैसे आऊँगा? तो बोले कल सुबह आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, कल सुबह आ जाऊँगा। मैं कितने बजे आऊँ? उन्होंने मुझे कहा कि 8, 8:30 बजे आ जाइए आप। तो मैंने कहा ठीक है। मैं 8:30 बजे वहाँ ऑफिस में पहुँच गया था। 8:30 बजे ऑफिस में पहुंच गया था। वहां मैंने इंतज़ार किया, जबकि ऑफिसर वहां नहीं आए हुए थे। एसबीआई सीआईडी ब्रांच में, जो मुंबई कमिश्नर ऑफिस के थोड़ा पीछे ही है, उसके पीछे ही ऑफिस लग के ही है, क्राफर्ड मार्केट में। तो तकरीबन वहां मुझसे उन्होंने डिस्कस की, 9:30 बजे से डिस्कस की, 12:45 बजे तक एक्यूरेट, और मेरे और ऑफिसर के दरमियान में बातचीत हुई। और ऑफिसर इतने अच्छे थे वो बेचारे कि मेरी बातचीत को छोड़ करके उन्होंने किसी फ़ोन को अटेंड नहीं किया, किसी और दूसरे केस को अटेंड नहीं किया, कहीं और बाथरूम या मोबाइल या चाय पीने या किसी चीज़ के लिए नहीं उठे। 9:15 बजे वो कुर्सी पे बैठ गए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। 9:15 बजे के बाद वो मुझसे 9:30 बजे स्टार्ट किए। 15 मिनट बैठकर वो मुझे देखते रहे। मैं उन्हें नहीं जानता था कि यही साहब हैं जो मुझसे बात करने वाले हैं। 15 मिनट वो मुझे देखते रहे, परखते रहे, जानते रहे, पहचानते रहे। 15 मिनट के बाद जब उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की, तब मुझे पता चला ये तो 15 मिनट पहले बैठे हुए थे। मैं घड़ी बराबर देख रहा था, तो 15 मिनट पहले ये बैठ चुके थे, लेकिन मुझसे बात नहीं किया। मतलब मुझे देख रहे थे, जान रहे थे, परख रहे थे। ऑफिसर है ना, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 9:30 बजे करेक्ट एक्यूरेट घड़ी का देखा। 9:30 बजे उन्होंने मुझसे बातचीत की, और घड़ी के देखा 12:45 बजे तक उन्होंने मुझसे डिस्कस की, बातचीत किया। हमारी उनकी बातचीत रही। मैं उन ऑफिसर को बहुत पसंद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की और सारी छानबीन की, बातचीत की।
कि कैसे क्या 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 एक ऑफिसर को जो सवाल जवाब करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा उन्होंने बातचीत की। तो मैं उस वक्त 2016 में 2021 को उन्होंने फ़ोन किया था, 21 जुलाई को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, 21 जुलाई या 21 अप्रैल को, मुझे इस वक्त याद नहीं, मुझे पेपर देखना पड़ेगा क्योंकि एक्यूरेट मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो एक्यूरेट या 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या 21 जुलाई को उन्होंने 2016 में मुझे कॉल किया था। एक दिन बाद मैं सुबह वहां पर गया, उनसे बातचीत की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और वो लेटर के बारे में, जो लेटर मैंने गवर्नमेंट को दिया था कमिश्नर ऑफिस में, कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत फितना फसाद होगा और अंग्रेज़ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके बर्बाद कर देंगे। उस लेटर में मैंने सारा कुछ लिखा हुआ था, उस लेटर में इसमें भी डाल दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हो। तो 9:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक कितना टाइम एक्यूरेट और बराबर बातचीत करते रहे। उन्होंने कोई वक्फा नहीं लिया, कोई वेटिंग में नहीं ऐसे कि खामोश मौन बन के बैठ जाए ना। 9:30 बजे से 12:45 बजे तक बराबर बातचीत होती रही। वो 2 ऑफिसर थे, जो एक तो मुझसे कंटिन्यूस बात कर रहा था, सवाल जवाब, और एक ऑफिसर उन्हीं के बाजू में बैठकर टेबल कुर्सी लगा हुआ था सब, वो सब रिपोर्ट लिख रहे थे, क्या बातचीत हो रही है, वो ऑफिसर क्या बोल रहा है और वो क्या लिखने बोल रहा है, क्या नहीं, क्या इशारा कर रहा है, उनकी ज़ुबान में वो क्या बोल रहे हैं, वो सब वो लिख रहा था। बहरहाल मेरी रिपोर्ट गई। तो आज की तारीख में, आज 25 अप्रैल 2025 है। तो आज की तारीख में, आज ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये तमाम हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, चाहे वो SBI हो, CID हो, CBI हो, LED हो, ED हो, ANI हो, ASI हो, या कोई और वगैरह 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 कोई इंटेलिजेंट हो, तमाम BMC वाले हो या जज हो या वकील हो, फौजी हो, जवान हो, पुलिस हो, कमिश्नर हो, जो कोई भी हो, सरकारी तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट को कहता हूं मैं, आज फिर से सुन लो, जांच कर लो। अगर जो मुंबई शहर में हो तो जाकर कमिश्नर ऑफिस में और SBI CID ब्रांच के M ब्रांच में जो पहले माले पर है, वो जाकर आप बातचीत कर लो, वहां के ऑफिसर से इंक्वायरी कर लो। लेटर इसमें से कॉपी कर लो, वीडियो में मैं डाल दूंगा, लेटर कॉपी कर लो और जाके पता करो कि 2016 में ये बंदा 22 अप्रैल को या 22 जुलाई को आकर आपसे डिस्कस किया था। आपने उसे कॉल करके बुला करके आपने उसका इंटरव्यू लिया था, उसने देश की रक्षा के लिए बात की थी। आपसे क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, आप उनसे इंक्वायरी कर लीजिए। 2016 में मेरे पास एक वो लेटर भी था जो मैंने अपने जन्नती बीवियों को दिया था, जो अरब में थी और वो मेरे आसपास रहती थी। तो उनको सुधारने के लिए मैंने लेटर लिखा था। उसमें मैंने लिखा था, उन अरबियों को बताया था, उन अरबी लड़कियों को, कि आने वाले समय में लोगों के घर गिराए जाएंगे, लोगों को घर में बड़ा तूफान आएगा, लोग यहाँ के अपने घर में रहेंगे लेकिन उनका घर गिरा दिया जाएगा। बाद जगह ऐसा भी होगा कि उनके घरों पर अचानक से धूम करके आवाज़ आएगी और पूरा घर सत्यानाश हो जाएगा, एक मलबा बन के रह जाएगा और उस घर में जो रहने वाले होंगे वो सब मर मुर जाएंगे, उनको कोई बचा ना सकेगा, बहुत बचाना मुश्किल होगा। ये सब घर इस तरह से तबाह होगा, शहर का शहर तबाह होगा। और मैंने सीरिया और लेबनान वगैरह वगैरह का नाम भी लिया हुआ, तो उसमें लिखा हुआ है, अरब के कुछ कंट्री का नाम भी लिया मैंने, जिसमें मैंने सीरिया का नाम लिया हुआ है और भी मुल्क का उसमें नाम लिखा कि पूरा अरब खित्ता और पूरे दुनिया में ऐसा मुसीबत आएगी। और वो लेटर भी उस मैंने उसका जिक्र भी किया कि लोगों के घर गिराए जाएंगे, लोगों का घर इस तरह गिर जाएगा। और तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई लेटर है तो मुझे दे दो। मैंने कहा मैंने लिखा था वो लेटर, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हो। मैंने उस ऑफिसर को भी बोला कि ये लेटर मैंने अपनी जन्नती बीवियों को लिए लिखा था, उनको सुधारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दो, अगर है आपके पास तो मैं भी पढ़ लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप पढ़ सकते हो, ये कोई कानून से छुपी बात नहीं है। मैं मुसलमान हूँ लेकिन अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ, कानून के साथ खड़ा हूँ। तो कानून के साथ उन्होंने भी कानून
के रखवाले होते हुए मुझे इज्जत दी और उन्होंने वो लेटर लिया, बाद में पढ़ा। बल्कि एक ऑफिसर ने कहा भी कि ये लेटर पर्सनल है, इसको क्या करोगे? तो बोले नहीं, रख लो, बाद में देखा जाएगा। तो उस लेटर में अगर उनके पास होगा, पूछताछ कर लो उन ऑफिसर के जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया था, और उनके पास वो लेटर होगा तो पढ़ लो, जांच कर लो कि 2016 में ये बात लिख दी गई थी कि लोगों के घर गिराए जाएंगे। और 2016 में, हाँ 2016 में लिख दी गई थी, लिखा गया था सब। उसमें वो 2016 में ऑफिसर के पास लेटर गया, लेकिन वो लेटर मैंने लिखा था 2004 में। उसमें सीरिया का भी जिक्र है, सीरिया तबाह हुआ था 2013 में। तो मेरे दोस्तों, वो जो लेटर में अहम बात मैंने लिखी थी वो ये थी कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान पर हमला हो सकता है, और मैं वो लेटर अभी लाया नहीं, उन्हें तो मैं पढ़ के बताता। हिंदुस्तान पे हमला होगा जिसमें रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ये शामिल होंगे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंट्री होंगी, रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये नॉर्थ कोरिया भी होगा, चाइना भी होगा, रूस भी होगा, ईरान, पाकिस्तान भी होंगे। ये 5 बड़ी कंट्रियां होंगी हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए। अब हिंदुस्तानी सोचेंगे, हिंदुस्तानी के इंटेलिजेंट सोचेंगे, भैया रूस तो हमारा बहुत पुराना, बहुत गहरी दोस्ती है। तो दोस्ती में मत जाओ। हर इंसान को अपनी जान की परवाह होती है, हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन रूस भी तुम्हारा सच्चा दोस्त था, लेकिन अब रूस को पता चल चुका है कि हिंदुस्तान अब हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हमारा दुश्मन हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के हुक्मरान अमेरिका के, यूएस के, अंग्रेजों के प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस और अमेरिका जो नेटो है, ये रूस को मारना चाहते हैं। तो रूस को मारने के लिए हिंदुस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात रूस को पता चल जाएगी या चल चुका होगा, तो वो भी शामिल होगा चाइना के साथ कि हिंदुस्तान को मार दो, नहीं तो इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। ये कहानी मैंने 2016 में पुलिस स्टेशन में बता दिया था, माहिम पुलिस स्टेशन में और एसबीआई सीआईडी ब्रांच में। माहिम पुलिस स्टेशन में 16 मई 2021 को मैंने वहाँ पर बातचीत की थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन रखा था पुलिस स्टेशन में। उनको गलतफहमी थी, मेरे बारे में नहीं जानते थे, यहाँ तक कि मेरे ऊपर देशद्रोह का कानून भी लागू कर दिए थे। लेकिन एक ही दिन में 11 बजे मैं पुलिस स्टेशन में गया था और वहाँ पर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, और उसी दिन 9:30 बजे रात को मुझे छोड़ दिया था, बाइज्जत छोड़ दिया था। और 3-4 दिन के बाद बुलाया था, फिर उन्होंने मुझसे बातचीत की थी, इंटरव्यू लिया था। तो उस बातचीत में भी मैंने उनको समझाया था कि देश, जो रूस हमारा देश, हमारे हिंदुस्तान का दोस्त है, ये भी हमको मारेगा। हमारे देश के हुक्मरान ऐसे कुकर्म करेंगे। याद रखो, मैं पहले बोल चुका हूं। वहां पुलिस स्टेशन मिला तो बोला रूस तो हमारा दोस्त है। दोस्त है, कब है? जब तुम्हारी वजह से रूस की जिंदगी खतरे में पड़ेगी तो रूस तुमको नहीं मारेगा। मैंने उनको समझाया था कि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी करेगा, और अंग्रेज रूस चाइना को मारना चाहते हैं, ईरान पाकिस्तान को मारना चाहते हैं। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार जो है वो हिंदुस्तान है। मैं ये सब बातें बता रहा हूं कि मैंने माहिम पुलिस स्टेशन में 16 मई और 2021 में बातचीत किया था, उनको समझाया था और ये लेटर भी दिया था। और 2016 में 22 जुलाई को एसबीआई सीआईडी ब्रांच के एम डिपार्टमेंट में पहले माले पे जो था वहाँ पर जाके मैंने डिस्कस की थी। और इससे पहले भी इन्हीं दौरान 2016 में वर्ली पुलिस स्टेशन में, मुंबई शहर के वर्ली पुलिस स्टेशन में, वहाँ के डीएसपी से
उनका नाम जो था वो दानियाल, एसपी थे शायद, वो एसपी दानियाल साहब से दानियाल शायद यही नाम था, कुछ भूल रहा हूँ मैं, एसपी दानियाल साहब से मुलाकात हुई थी। नाम शायद भूल रहा हूँ तो क्या, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि नाम यही है, एसपी दानियाल साहब। और उनसे मैंने मुलाकात की थी। उनसे मुलाकात करने के लिए मुझे तकरीबन 6 से 7 दिन दौड़ना पड़ा वर्ली पुलिस स्टेशन, सिर्फ एक मुलाकात के लिए, बातचीत करने के लिए। 6-7 दिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, तो मैं उनसे पीछे पड़कर बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। 7वें दिन मैं उनके ऑफिस में गुस्सा हो गया, नाराज हुआ। मैं उनसे थोड़ा कड़वी लफ्ज में बात किया। मैंने कहा देखो, इस देश में बहुत कुछ बुरा होने वाला है, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे सर पे डालूंगा कि मैं आया था इनको बताने के लिए, जिन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और मैं एसपी साहब से अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मिलने भी नहीं दिया। तुम क्या समझते हो, तुम मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दोगे तो मैं घर जाके चुपचाप बैठ जाऊंगा? तो उनमें से एक ऑफिसर था, बोले आप नाराज मत होइए, बैठिए, मैं आपकी एसपी साहब से अभी मुलाकात करवाता हूं। तो उन्होंने मुझे एक बेंच पे बैठाया, बोला 1 मिनट में मैं आता हूं, जरा 1 मिनट थोड़ा सब्र करें, मैं आपको बताता हूं। फिर वो गए, किधर रूम में गए, वो उन्होंने शायद एसपी साहब से मुलाकात करके आए या किससे बात करके आए, और आके मेरे को बोले कि आप यहाँ बैठो बेंच पर। आप ये 2 आदमी बैठे हुए थे, उस 2 आदमियों के बाद आप जाकर मिल लीजिए, आप अभी मिल लीजिए। तो उन्होंने मुझे एसपी दानियाल साहब से मुलाकात करवाई। 7वें दिन, यार किसी एसपी डीएसपी से मिलना भी, ये लोग मुलाकात भी नहीं करते। ऐरा गहरा नत्थू खैरा से बैठ के, जहाँ से माल आता है वहाँ सब बातचीत होती है, लेकिन जहाँ देश की खिदमत करना है, देश की सेवा करना है, जहाँ देश की हिफाजत की बात आती है, वहाँ वो मौन बनकर बैठ जाते हैं, मौन ले लेते हैं, यानी कुछ बोलते नहीं, मुंह गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों वर्ली में भी गया, बहरहाल 6-7 दिन चक्कर लगाने के बाद 7वें दिन मुझे परमिशन मिली। मैंने एसपी दानियाल साहब से बातचीत की। उन्होंने कहा, बातचीत करने के बाद कहा कि अगर कोई आपने कुछ लिख कर लाया है तो आप दे दीजिए, हम उसकी जांच करेंगे और गवर्नमेंट को उससे आगाह करेंगे, हम जो कर सकते हैं करेंगे देश की सुरक्षा के लिए। तो मैंने उनको भी वो लेटर दिया था। बहरहाल उस सबको मैंने आगाह किया, और बहुत जगह मैंने आगाह किया है, हर पार्टी में तकरीबन, शिवसेना, एमएनएस, बीजेपी जो दादर में है, और आरएसएस जो एल्फिस्टन में थी रॉक्सी टॉकीज के पीछे, वहाँ पे भी जाके मैंने लेटर दिया, बातचीत किया, उनको कहा कि देश की सुरक्षा करना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज इस्तेमाल करेंगे और इस देश को अंग्रेज इस्तेमाल करके ख़त्म कर देंगे। सब जगह मैंने लेटर दिया, समझाया बुझाया, सब ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं ऐसा नया नहीं हूं कि मैं आज आया हूं, तो मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूं कि देश की सुरक्षा करो, देश की सुरक्षा खतरे में है, देश को इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाएगा, और अंग्रेज हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने वाले हैं, और ईरान को हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा, मारने की प्लानिंग होगी। ये लेटर में लिखा हुआ है पढ़ने के बाद। तो मेन चीज़ ये है, आज की तारीख में, अभी टाइम बहुत कम है, मेन चीज़ ये है कि मैं इतने दिनों से आगाह करते आ रहा हूँ, और मैंने इसके पहले की वीडियो में, आप मेरी वीडियो देखें, 280 नंबर से वीडियो देखें, और शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो मैं 280 से अगर आगे की पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर आप ज़्यादा नहीं देखना चाहते, सोचेंगे आपका दिमाग ख़राब होगा, तो सिर्फ आप मेरी वीडियो नंबर 303 देख लीजिए। 303 में मैंने खुलकर बोला है, क्योंकि टाइम आ गया है, और अभी अभी मैंने अपलोड किया है, 1 हफ्ता पहले कुछ वीडियो अपलोड किया है, वो देख लीजिए। 303 के आगे पीछे की वीडियो थोड़ा देख लो, 303 की थोड़ा आगे की वीडियो देख लो, सारी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। तो बात यह है मेरे दोस्तों कि जिस दिन के लिए मैंने तुम्हें समझाया था, ये इतना माथापच्ची कर रहा था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे, वो दिन आ गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में कहां पर, कश्मीर में वो आतंकवादी हमला हुआ है, और 27 लोग मारे गए हैं। मुझे कल या परसों खबर मिली, मैंने न्यूज़ में देखा कि 22 अप्रैल को
तकरीबन 3-4 बजे या उसके आसपास, कुछ टाइम ध्यान में नहीं दिया मैंने। 22 अप्रैल को 2025, यही अप्रैल 2025, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में पहलगाम या पलहमाग, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ऐसे पलहमाग या पलगाम या कुछ ऐसे नाम है, पलहग्राम ऐसा कुछ नाम है। उसमें आतंकवादी हमला हुआ है, 27 लोग मारे गए हैं। और उसमें भी एक बात जो न्यूज़ में बताई जा रही है वो नोट करने की बात है। कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ हिंदू को मारा गया है, और हिंदू को मार दिया गया है, हिंदू की बीवी को छोड़ दिया गया है, और उनसे ये कह के छोड़ा गया है कि आपको नहीं मारूंगा, आप जाइए मोदी जी को बताइए। गौर कर लो, आतंकवादियों ने बड़े आराम से मारा है। औरत ने कहा भी कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा तुझे नहीं मारूंगा, तू जा मोदी को बता, तू जाके मोदी को बता। मोदी क्या करता है, करेगा। ये नहीं गुस्सा दिलाने वाली बात, उकसाने वाली बात जो पिछले तमाम कांड में हुआ है। याद करो इंटेलिजेंट, अगले वीडियो में बताता हूं इसी पर, क्योंकि ये वीडियो जो है, मैं ये 2 वीडियो जो आज बनेगी, ये मैं आज एडिटिंग करके कल सुबह ही इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 22 अप्रैल को अटैक हो चुका है और मैंने देखा भी बहुत सारे लोग भौंक रहे हैं। और वीडियो नंबर 303 में मैं पहले बोल चुका हूं कि 2025 के एंड तक हिंदुस्तान में बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान को डरा नहीं सका और ईरान नहीं डरा। तो अब अमेरिका प्लान करेगा हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मारने की, तो उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे, धूमधाम कुछ न कुछ हमले करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू को भड़काएंगे और फिर से मामला गर्म करने के लिए कुछ धमाका करेंगे। और फिर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग और अनाड़ जाहिल लोग सब कुत्ते की तरह भौंकेंगे, कुत्ते की तरह भौंकेंगे, पाकिस्तान की तरफ मुंह करके भौंकेंगे, पाकिस्तान 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 करके भौंकेंगे। मैंने वीडियो नंबर 303 में बोला है, आप वीडियो नंबर 303 सुनो, देखो, उसे समझो, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।